नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तेल सरकारी रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन फिर भी नाइजीरिया देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। गरीबी बढ़ रही है। तेल वाले इलाकों में भी गरीबी सबकी आंखों के सामने है। नाइजीरिया का काला सोना इस देश में खुशहाली क्यों नहीं ला रहा? आखिर इसका पैसा कहाँ जाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में, जो अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है। इसके बावजूद राष्ट्रीय MPI 2022 के मुताबिक इस देश में 63% लोग गरीब हैं। Wooden boats that they use to go out to where the multinational oil companies have their pipelines. Well, Nigeria is one of the world's largest oil producers. Last week, Oil Workers Union in Nigeria. From Niger now to the United Kingdom, where the former president. All levels to seek relevant partnerships to address the high rate of poverty in Nigeria. According to the National Bureau of Statistics, no fewer than 133 million Nigerians. Nigeria still remains the poverty capital of the world. नाइजीरिया को अफ्रीका का जॉइंट कहा जाता है और इसका एक कारण है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी एलेक डांगोटे नाइजीरिया के ही रहने वाले हैं। नाइजीरिया कुदरती संसाधनों में समृद्ध है। यहाँ खनिज, सोना और तेल का अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा भंडार है और दुनिया में 12वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। लेकिन यहाँ आम नाइजीरियन लोगों के लिए जीवन आसान नहीं है। विश्व गरीबी रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में 90 मिलियन लोग न केवल गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, बल्कि बहुत ही गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो नाइजीरिया की आबादी का 48% हिस्सा है। इसके विपरीत इथियोपिया में गरीबी दर 24% है और केन्या में 16%, और इनमें से किसी भी देश में कोई तेल नहीं है। नाइजीरियाई सरकार तेल से होने वाले कमाई पर डिपेंड है और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की कमाई का 3/4 हिस्सा तेल से आता है, और जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरती हैं तो देश को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई थी तो नाइजीरिया मंदी में घिर गया था, जो अभी तक नहीं उभर पाया है। लेकिन एक और समस्या यह भी है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें अच्छी होती हैं, तब भी वहां के लोगों के हालात बेहतर नहीं होते। नाइजीरियाई तेल नाइजर डेल्टा इलाके के पानी के नीचे है। कई स्थानीय कंपनियां भी तेल की खोज करने और निकालने में शामिल है, लेकिन तेल निकालने में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। नाइजीरिया में सबसे बड़ी कमी यह है कि वहां कोई रिफाइनरी नहीं है। यहाँ कच्चा तेल निकाला जाता है और नाइजीरिया रिफाइंड तेल वापस इंपोर्ट करता है। नाइजीरिया में केंद्रीय कंपनी नाइजीरियाई राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम है। यह यहाँ की एक रेगुलेटरी कंपनी भी है और इसका एक बड़ा कमर्शियल संचालन है। नाइजीरियाई राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सौदा करता है और कंपनियां तेल की खोज करने के लिए भुगतान करती हैं। लाइसेंस और रॉयल्टी का भुगतान भी किया जाता है और उनके मुनाफे पर टैक्स उसी कंपनी के जरिए इकट्ठा किया जाता है। कंपनी यह सब इकट्ठा करती है और इसे नाइजीरियाई राष्ट्रीय खजाने को भुगतान करती है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ इंसानों द्वारा ही इस प्रक्रिया की देखरेख की जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है जो देखभाल कर सके और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। इस कमी का मतलब है कि यहाँ तेल कारोबार में काफी भ्रष्टाचार है। ऐसा ही एक मामला 2016 में सामने आया था, जब एक ऑडिट में 16 अरब नाइजीरियाई राशि लापता हो गई थी। यानी वह राशि साथ तो आई, लेकिन सरकारी खजाने तक नहीं पहुंची। वह कहाँ गई, इसका कोई पता नहीं है। अगर इस राशि की तुलना की जाए तो यह राशि पूरी नाइजीरियाई सेना के वार्षिक बजट का 8 गुना है। लेकिन इस तरह की सुर्खियां समय समय पर सामने आती रहती हैं। दूसरी समस्या तेल कंपनियों के टैक्स चोरी की है। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में तेल कंपनियां सिस्टम में खामियों को तलाश करती हैं और टैक्स बचाती हैं। तीसरी समस्या चोरी की है। नाइजर डेल्टा में सैकड़ों अवैध तेल चोरी के ऑपरेशन हो रहे हैं। यहाँ डेल्टा एवेंजर्स जैसे आपराधिक गिरोह तेल पाइपलाइनों में सेंध लगाते हैं और तेल चुराते हैं। 2019 में इस तरह चोरी हुए तेल की मात्रा 22 मिलियन बैरल थी। तेल चोरी हो जाता है और काले बाजार में भेज दिया जाता है और फिर पश्चिमी देश, अफ्रीका, यूरोपीय, लैटिन अमेरिका और एशियाई खरीदारों को बेच दिया जाता है। सालाना चोरी किए गए अरबों डॉलर के अलावा इसका एक नतीजा एनवायरमेंटल तबाही भी है। नदियों और मैदानों में बड़े पैमानों पर तेल फैलता है, जिसके वजह से आग इस क्षेत्र के पर्यावरण को नष्ट कर रही है।
तोड़फोड़, तेल चोरी, टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार, यह ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नाइजीरियाई सरकार के लिए तेल क्षेत्र में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। नाइजीरियाई सरकार हर साल ऊर्जा उद्योग पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। अब 17 साल बाद नाइजीरियाई सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग को लेकर एक विधेयक पारित किया है। कमर्शियल कारोबार और नियामक के रूप में नाइजीरियाई राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी की भूमिका को अलग अलग संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा। हालांकि इस विधेयक की आलोचना हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि इस विधेयक के जरिए तेल के क्षेत्र में कुछ सुधार होगा। नाइजीरिया अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है और दूसरे उद्योगों का विकास करना चाहता है। इस पर काम किया जा रहा है। एलेक डांगोटे, जो अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी है, वह लागोस के पास एक बड़ी रिफाइनरी स्थापित कर रहे हैं ताकि नाइजीरिया में ही कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सके। नाइजीरिया के बुनियादी तौर पर सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इनमें से कोई भी कदम नाइजीरिया के तेल उद्योग या अर्थव्यवस्था या अकेले गरीबी को ठीक नहीं करेगा, लेकिन जादू की गोली भी कहीं नहीं है। इन्हीं छोटे छोटे कदमों के जरिए हालात सुधारे जा सकते हैं। यदि चोरी की गई राशि का 1% भी बचा लिया जाए और वह राशि बुनियादी ढांचे, विकास आदि के लिए इस्तेमाल की जाए, तब जाकर अफ्रीका की विशाल गरीबी और परेशानियों की गंभीरता को कम कर सकती है।